चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जनरल कंसेप्ट इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आएंगे या फॉर्मुलेशन पे आएंगे कि उसका फॉर्मुलेशन कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। पहले ये आपका वेपर प्रेशर ग्राफ हम पहले क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका वेपर प्रेशर कोऑर्डिनेट एंड ये है टेम्परेचर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका एक वॉलेटाइल लिक्विड सब्सटेंस है, उसके सॉलिड स्टेट का, ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और ये लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करें, ठीक है। तो ये टेम्परेचर क्या हो गया, ये हो गया TF नॉट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्राफ। ये उसका P नॉट लिख लेते हैं, उसका वेपर प्रेशर है। क्यों है, मींस प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये टेम्परेचर कहलाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और ये उसका करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, देन अब आपने क्या किया, सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो आपका वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया, देखिए ये उसका वेपर प्रेशर ग्राफ हो गया। तो इस टेम्परेचर पर, ये देख रहे हैं, इस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है। तो इसको हमने कह लिया P1 कह लिया गया इसको। ठीक है, और ये TF1 कह लेते हैं इसको। चलिए ठीक हो गया, TF1। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट। ये क्या है, इसको मान लेते हैं हम सॉल्यूशन फर्स्ट कह लेते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट, जिसमें थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ। एक और सॉल्यूशन बनाया हमने, देखिए इसको थोड़ा सा और नीचे तक लेके आएंगे। तो देखिए एक और सॉल्यूशन बनाया है। ये सॉल्यूशन कैसा है, पहले वाले सॉल्यूशन और सॉल्यूशन सेकंड में, इसको फर्स्ट लिख लें, इसको सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड और फर्स्ट में एक डिफरेंस है कि पहले सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट थोड़ा सा एडेड था, तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ। दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन सेकंड में बहुत ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्यूशन का थोड़ा सा वेपर प्रेशर कम हुआ, दूसरे सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो गया आपका, क्योंकि जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐडेड होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा। ये ठीक है, ये दूसरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व हो गया। ये P2 लिख लिया हमने, जिस टेम्परेचर पे दूसरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ इक्वल हुआ, वो P2 लिख दिया आपने इसको। क्यों गया ना इतना तक, इतने में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये इसको एक काम करता है, देखिए इन पॉइंट्स को मैं ना ऐसे शो करता हूं। चलिए इसको आप यहां से मत शो करो, ये हो गया ना इतना तक तो बात समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, अब देखिए इसमें आपका इस पॉइंट को A, इसको B, इसको C पॉइंट कह देता हूं। ठीक हो गया, ये क्या हुआ, TF सेकंड हो गया, ये क्या था, TF फर्स्ट। पहले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग क्या है, ये पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ इक्वल हुआ इस टेम्परेचर पे, तो ये हुआ पहले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये है मोर वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग या मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं, उसका वेपर प्रेशर ग्राफ ये सॉलिड स्टेट के साथ इक्वल हो रहा है लोअर टेम्परेचर पे। TF2 क्या हुआ, दूसरे सॉल्यूशन का जिसमें मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं जो कंसेप्ट डिफाइन करूंगा, जरा इस बात को ध्यान रखिएगा।
हम इस पॉइंट से चलेंगे, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, उसी टेम्परेचर पर पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, इसको बी को थोड़ा नीचे, उसी टेम्परेचर पर पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है भैया। हम ये वाले वेपर प्रेशर से हमको मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना आप कि जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है या सॉरी P0 है, उसी टेम्परेचर पर पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है। पहला सॉल्यूशन यहां पे काट रहा है, तो ये हो गया P1, इसको कहेंगे आप, ठीक हो गया। उसी टेम्परेचर पर दूसरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, तो इसको क्या कहेंगे आप, P सेकंड कह लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, इसको P फर्स्ट लिख लिया। मेरी बात समझ में आ जाएगा ना। तो इस पॉइंट को लिख लो आप, इसको D लिख लें, इसको E लिख लें, इतना बात समझ में आ जाएगा सबको। अब देखिए फिर यहां पे इसको, इसी पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, इसको एप्रॉक्स कर्व जो होता है उसको हम अंडरएस्टिमेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली ये जो कर्व है इसको आप स्ट्रेट लाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी, ये सी, ए बी सी, ये डी पॉइंट, ठीक है ना, जो यहाँ वेपर प्रेशर P1 P2 लिखा हमने, ये E पॉइंट, ठीक हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है ना। ए बी कितना है देखो, ए ये टी एफ नॉट, बी क्या है टी एफ वन, तो आप लिख सकते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ वन डिवाइडेड बाई ए सी क्या है ए, तो वही हुआ टी एफ नॉट, माइनस सी क्या है सी ए, टी एफ दूसरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 2 इक्वल टू ए ई ये वाला पी नॉट माइनस P1, पी नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय ए डी, ये वाला पोर्शन है देखिए, पी नॉट माइनस P2, पी नॉट माइनस P2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कह सकते हैं इसको, टी एफ नॉट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस पहले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो ये कह सकते हैं डेल्टा टी एफ फर्स्ट अपॉन ये है टी एफ नॉट माइनस टी एफ टू, दूसरे क्या है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस दूसरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये होगा डेल्टा टी एफ सेकेंड इक्वल टू ये हो गया पी नॉट माइनस P1, पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी, इस टेम्परेचर पे जब सॉल्वेंट का इतना वेपर प्रेशर था, पहले सॉल्यूशन का इतना था उस समय, तो ये पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गई डेल्टा P1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डेल्टा P2, ठीक हो गया। यहां से एक बात क्लियर हो गई, क्या हो गया, पहले सॉल्यूशन का किसी भी सॉल्यूशन का डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल, पहले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोपोर्शनल टू पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअरिंग के, जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना लोअरिंग हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम। देखिए पहले सॉल्यूशन का क्या है वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ था, तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट भी थोड़ा सा घटा हुआ है, दूसरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा घटा हुआ है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन किया हुआ, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर लोअरिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा P मतलब वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर किसका कितना कम हो रहा है, ठीक है। तो यहां से एक जनरल स्टेटमेंट आया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक हो गया ना। इतना जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर जितना ज्यादा लोअरिंग हुआ होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा डिप्रेशन, पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा लोअरिंग हुआ, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी थोड़ा सा ही डिप्रेशन किया। दूसरे सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया आपने, उसका क्या है वेपर प्रेशर बहुत कम है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअरिंग जितना ज्यादा, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा,
ठीक है, उसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ये थेल्स थ्योरम होता है, इस थेल्स थ्योरम की हेल्प से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये कर्व वाले पोर्शन को कंफ्यूज नहीं होना, ये अप्रॉक्स आप उसको स्ट्रेट मान सकते हैं, मैथमेटिकली उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ से, देखिए इतना पार्ट समझ में आ जाएगा ना। देन देखिए यहां से इतना हमारा जो कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसी कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी के, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक हो गया। अब यहां से एक चीज सुनो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर द नॉन volatile solute containing binary mixture। ठीक है, राउट लॉ था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग बाइनरी मिक्सचर के लिए राउट लॉ क्या कहता है, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0। PA0 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में लोअरिंग, PA0 से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं इसको, इज इक्वल टू XB के कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के, सॉल्यूट को B से लिखते हैं, सॉल्वेंट को A से लिखते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये हम राउट लॉ का भी हम पहले आपको एक वीडियो बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो यहां से इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको आप, XB को NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल का सम, फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में Na प्लस NB विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू Na के लिख सकते हैं। कहने का मतलब सॉल्वेंट के मोल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट के मोल बहुत कम होंगे, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो इसके मोल के रिस्पेक्ट में इसके मोल बहुत कम होंगे, तो इन दोनों का सम लगभग Na के लिख सकता है। ठीक हो गया, तो कितना हो जाएगा, सो PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इक्वल टू कितना हो गया, NB तो अपनी जगह ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके रिस्पेक्ट में ये नेग्लिजिबल हो गया तो कितना हो गया, Na के हो गया आपका यहां से। ठीक हो गया, देन इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, NB को तो ऐसे रहने दो, Na सॉल्वेंट के ग्राम मोल इक्वल टू सॉल्वेंट का ग्राम अमाउंट WA डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास MA, ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय MA था तो MA ऊपर लीजिए हमने। ठीक है, इतना हो गया। और फिर ये PA0 माइनस PS इक्वल टू, इसको उधर लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, NB अपॉन ये किसमें है, सॉल्वेंट के ग्राम मोल का है तो इक्वल टू ग्राम अमाउंट, सॉल्वेंट का ग्राम अमाउंट अपॉन उसका मोलर मास। तो इसको मैं किलोग्राम में लिख लेता हूं, ये WA किसमें आ गया, फिलहाल किलोग्राम में लिख लिया हमने इसको, तो क्या हो जाएगा यहां से, तो किलोग्राम में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, MA तो ऑलरेडी ऊपर था ही, PA0 यहां से आया, PA0 और यदि ये किलोग्राम हुआ तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तीनों टर्म तो कांस्टेंट है भैया। प्योर सॉल्वेंट का मोलर मास फिक्स होगा, मान लिया वाटर सॉल्वेंट है तो 18 ही रहेगा हमेशा। PA0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी फिक्स रहेगा, 1000 तो अपने आप न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, ये तीनों कांस्टेंट टर्म है। तो आप क्या लिख सकते हैं, PA0 माइनस PS। PA0 क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग कह सकते हैं इसको आप, तो डेल्टा P कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू किसके, ये तीनों कांस्टेंट टर्म है तो प्रोपोर्शनल मार्क्स इनको आप रिप्लेस कर लो तो NB अपॉन WA के बच जाएगा, प्रोपोर्शनल टू NB सॉल्यूट के ग्राम मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का किलोग्राम में मास। क्या होता है ये, सॉल्यूट के ग्राम मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का किलोग्राम में मास, दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी M के हो जाएगा यहां से। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो भैया, यहाँ डेल्टा पी इसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ डेल्टा पी इसके प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू एम के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी इसके भी प्रोपोर्शनल, डेल्टा पी इसके भी प्रोपोर्शनल, तो डेल्टा टी ये दोनों भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी एम, ये फाइनल इक्वेशन आता है भी आपका, जहां पे के एफ कहलाता है भैया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसी को, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, ये देखिए यहाँ पे आपको ये सारे टर्म हटाए आपने, तो ये सारे सॉल्वेंट से रिलेटेड टर्म है, तो उन्हीं के बदले बाद में के एफ आया आपका, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है चाहे तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, के एफ इक्वल टू एम ए आर टी एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है। ये हुआ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सॉल्वेंट के लिए, ये एम ए सॉल्वेंट का मोलर मास, टी एफ नॉट क्या हुआ सॉल्वेंट का प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट, आर तो आपका कांस्टेंट है, तो यहां से आप चाहें तो के एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका, ठीक है। मेरी बात समझ में आ जाएगा ना। देन अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इसके, देखिए अब अगला जो हमारा पार्ट है इसी में वो ये है कि प्रूफ करना है कि वो क्या है, जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी एम के होता है, ठीक हो गया। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं भैया, के एफ मोलैलिटी को खोलें तो एन बी सॉल्यूट के ग्राम मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का किलोग्राम में मास कह सकते हैं, ये किसमें है किलोग्राम में, ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया ना। अब के एफ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, फॉर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये ऐसे लिख रहे हैं, फॉर डब्ल्यू ए इक्वल टू 1 किलोग्राम। यदि आपने सॉल्वेंट का अमाउंट कितना कर दिया, फिक्स कर दिया 1 किलोग्राम, तो इसको 1 किलोग्राम फिक्स कर दिया, तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो अब ये क्या होगा, डेल्टा टी एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये आपने फिक्स 1 किलोग्राम करा, तो उसमें आपका केवल सॉल्यूट के ग्राम मोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम मोल पे डिपेंड कर रहा है, कब, जबकि आपने 1 किलोग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया हुआ, ठीक है। सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में कोई आप यूज कर रहे हैं, तो उस समय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सॉल्वेंट के ग्राम मोल पे डिपेंड कर रहा है, किसी का ग्राम सॉरी सॉल्यूट के ग्राम मोल पे डिपेंड कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो ग्राम मोल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल ही हुआ, 1 ग्राम मोल होगा तो अवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल, 2 ग्राम मोल होगा तो आपका अवोगाड्रो नंबर का दुगना पार्टिकल होगा, 3 ग्राम मोल होगा तो अवोगाड्रो नंबर का 3 टाइम पार्टिकल हो जाएगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली कहें तो डेल्टा टी एफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम मोल पे डिपेंड कर रहा है को, या सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, जो प्रूफ करता है कि आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस बात को ध्यान से समझें, ये तो कांस्टेंट है, यदि आप सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करते हैं, तो उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम मोल या सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी कहना चाहिए, क्योंकि ग्राम मोल ज्यादा होंगे पार्टिकल भी ज्यादा होंगे, तो उसी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि प्रूफ करता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देन एक और पार्ट इसका हम डिफाइन करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोलर मास का मेजरमेंट करना। जैसे आपने कोई अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, तो उस अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास आपने मेजर करना है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंसेप्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम अभी
प्रूव कर चुके हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी एम के। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना लिख सकते हैं भैया, बोलिए के एफ मोलैलिटी को बोले तो एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, किसमें है, किलोग्राम में है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, इसको एन बी बोलो तो सॉल्यूट के ग्राम मोल है, बी मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट के ग्राम मोल है तो सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट डब्ल्यू बी किसमें है, सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास एम बी, सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास दैट इज एन बी। ठीक है, इनटू डब्ल्यू ए किसमें है, वो तो किलोग्राम में है। क्यों, ये डब्ल्यू बी है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, ये आपका मोलैलिटी से आया तो सॉल्यूट के ग्राम मोल अपॉन सॉल्वेंट का किलोग्राम में मास होता है, इसलिए ये वाला क्वांटिटी किलोग्राम में होगा। एंड ये ग्राम मोल को खोल के आया है, ग्राम मोल इक्वल टू क्या होता है, ग्राम अमाउंट अपॉन मोलर मास होता है। तो सॉल्यूट का है बी लिखा है तो सॉल्यूट के ग्राम अमाउंट अपॉन उसका मोलर मास। ठीक है, तो एम बी इधर हो गया, हमको मोलर मास तो मेजर करना है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालना था, तो एम बी को निकालना, तो इसको नीचे लेके जाओ, के एफ डब्ल्यू बी इन ग्राम, मैं उनके आगे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, यूनिट का न्यूमेरिकल करते इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए किसमें, किलोग्राम। ठीक हो गया, इस फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले वीडियो में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जनरल इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो के अंदर हमने 3 काम किए हैं। पहला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूलेशन कैसे आएगा उसको डिफाइन किए हैं। दूसरा काम हम किए हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूलेशन है उसकी हेल्प से हमने प्रूव किया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केवल सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरा काम, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, तो उसके मोलर मास का मेजरमेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये तीनों काम आपको समझ में आ जाना चाहिए। देन एक वीडियो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर और हम अपलोड करेंगे भैया। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन दिए थे क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से, तो वैसे ही हम इसको भी थर्मोडायनेमिकली ट्रीटमेंट देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।